में मुझे लगता है अगर किसी ने असिस्टेंट डायरेक्टर या कुछ असिस्टेंट की भी असिस्टेंट का रोल भी किया था तो वो भी गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर। वो आपको मनोज वाजपेयी ने दिलवाई थी? हाँ, मतलब मनोज भाई ने रेकमेंड किया था मेरा नाम वहाँ, तो मुझे आसपास लोग खड़े करने पड़ेंगे, 2 बॉडीगार्ड कमरे के बाहर खड़े होंगे, पैसा ही तो लगाना है थोड़ा सा, थोड़ा दिमाग थोड़ा पैसा। अरे सर हाँ यार तू परेशान नहीं हो जाता, इतने सारे लोग। मैंने कहा मैं तो चाहता हूँ लोग कपड़े फाड़ दें मेरे, तभी तो लेके आऊंगा बॉडीगार्ड, नहीं तो कैसे लेके आऊंगा। इट वॉज अबाउट माई यस और नो, देयर इज नो ऑडिशन और नथिंग लाइक दैट। और ऐसा रेयरली होता है, इतने बड़े काम की जिम्मेदारी किसी हद तक आपके कंधों पे डाल दी जाए, और वो भी बिना किसी एक सिंगल ऑडिशन के, एक कोई सीन किए बिना। ऑडिशंस कितने रिजेक्ट हुए आप? याद नहीं, मतलब इतने रिजेक्ट हुए कि याद नहीं? हाँ, उनको गिनने बैठोगे तो पागल हो जाओगे। अगर बहुत ही ऐसा पागलपन पैसा देंगे हाँ। तो फिर भी कर लूंगा, क्या दिक्कत है। अभी कोई मार ही दे मुंह पे 50 करोड़ रुपए तो मैं हम्बली मरवा लूंगा मुंह पे, लाओ दो। एक क्लास में 11वीं क्लास में एक लड़की थी, मेडिकल में एक लड़की थी जिससे कभी कुछ खास बातचीत हो नहीं पाई, क्योंकि ना इतनी समझ हमारे में थी ना, और माहौल भी ऐसा ही था। तो मैंने पहले बार अपने पापा को एक फैन बॉय की तरह देखा, मतलब उनकी वैन में खड़े खड़े ऐसे नज़र बचा बचा के देख रहे हैं धर्मेंद्र को। मैं इतना कहा यार ये तो बच्चे जैसा फील हो रहा है अभी। ये बेटा मन्ना भी मिलवाइए किसी दिन। मैंने कहा माँ आप को शाहरुख से मिलना ना बढ़िया लगा ना वो। मैंने उनको बोला कि मैंने कहा खान साहब एक, उन्होंने अपने हाथ से खींच के दी, ये लो। मेरे तो हाथ कांप रहे थे ना, तो ये तो प्यार है बस। वो मैं उस दिन रो पड़ा था, सच बता रहा हूँ। सर इस बार जब आईफा हुआ ना जी, 2 दिन का आईफा हुआ जी, एक दिन था ओटीटी, एक दिन फिल्म वाला जी। तो मैंने पहली बार आईफा कवर किया, ओके, ठीक है। तो जिस दिन ओटीटी था तो उस दिन जर्नलिस्ट के बीच एक कॉमन परसेप्शन होती है कि जब सबसे बड़ा स्टार आ जाता है ना, उसके बाद रेड कारपेट खत्म हो जाता है, हम चले जाते हैं, कैमरामैन। ये जयपुर की बात कर रहे हैं ना? जयपुर की बात, या हर जगह। ओके ओके। तो फर्स्ट डे ये था कि जयदीप आ गए, अब आईफा खत्म हो गया, और सेकंड डे शाहरुख खान आ गए, अब आईफा खत्म हो गया। तो वहां हमारी एक छोटी सी मुलाकात भी हुई थी जी। और मेरी जीवन में 2 इच्छाएं बची थी। मैंने तमाम इंटरव्यूज किए, जावेद साहब से लेके अन्नू कपूर, और मतलब अक्षय कुमार से लेके रणबीर कपूर, 2 लोगों का इंटरव्यू करने की मेरी बड़ी इच्छा थी, एक शाहरुख खान की और एक आपकी। अरे वाह। तो आज एक पूरी हो गई, 1.5 साल के एक प्लानिंग के बाद, और आज भी आप अटका रहे थे मेरा इंटरव्यू। नहीं वो तो मैं ऐसे ही, मैंने कहा बहुत टाइम से अटका पड़ा था ना, मैंने कहा थोड़ा सा और एक आध प्रैंक खेलने की कोशिश करते, पर आप यार इतने प्यारे आदमी थे, आप खेले ही नहीं, तो थैंक यू। बट तो जब इस तरह का परसेप्शन बनता है जो मैंने आपको बताया, तो फीलिंग्स क्या होती है एज एन एक्टर की? मतलब आप उस शाम के सबसे बड़े स्टार आप थे कि भाई आप आए, और फिर हमने कहा कि उसके बाद हम लोग चले गए खाना खाने। नहीं, कोई परसेप्शन नहीं सर, बस ये धन्यवाद है कि इतना प्यार जो है ना ये बड़ी मुश्किलों से मिलता है, बहुत आशीर्वादों से, बहुत दुआओं से मिलता है, तो बस वो बना रहे, इससे बेटर कोई परसेप्शन नहीं हो सकता। तो अभी आपने कुछ एक स्टोरी भी शेयर की थी जिसमें सचिन तेंदुलकर ने जो है, तो उसमें आपका मुझे ना एक बहुत पुरानी है वो, रीफ्लोट हो गई बेसिकली। रिफ्लोट हुई है शायद जी। तो उसमें मैंने जब देखा ना तो मुझे लगा जैसे एक बच्चा खुश हो जाता है ना, कि मतलब यार कि आज तो मतलब, तो वो क्या फीलिंग क्या थी? दिन बन गया होता है ना, जो आपको कोई उम्मीद नहीं होती है, दूर दूर तक आपने सोचा नहीं होता कि ये एक्चुअली बहुत पुरानी स्टोरी थी, तो किसी ने आई थिंक बाई चांस उनसे पूछ लिया किसी उस पे प्लेटफॉर्म पे, एंड मुझे किसी ने भेजा टीम में से कि ये सचिन सर ने ये बोला है। मेरा पहला रिएक्शन था अरे ऐसे किसी का अकाउंट होगा, ऐसे थोड़ी होता है कि, बट देन दे मेड इट क्लियर कि नहीं, ये उन्होंने उनका ही अकाउंट है, और ये इसके वो ब्रांड एम्बेसडर है शायद, रेडिट या जो भी था उसका नाम। और सर मैं तो मतलब पागल हुआ घूम रहा था घर में, क्योंकि हमारा लंबा दौर गुजरा है, हमारे लिए क्रिकेट मतलब सचिन तेंदुलकर वही थे, मतलब वही था। मुझे तो लगता है कि मतलब सचिन और गांगुली जब रिटायर हुए थे तो मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट जो है फिर लूज हो गया। नहीं, मतलब ऑल रिस्पेक्ट विद एवरीवन, विद गांगुली दा आल्सो, बट मैं मेरे आसपास बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे जिनके लिए क्रिकेट मतलब सचिन तेंदुलकर। जिस दिन वो रिटायर हुए, मैंने आखिरी मैच वानखेड़े में देखा था, और उस दिन फिर क्रिकेट खत्म हो गया था हमारे लिए कि ठीक है बाकी सब चलता रहेगा, सबकी इज्जत अपनी जगह, बट अब वो बात नहीं है कि हम जाके पूरा दिन टीवी स्क्रीन से चिपके रहे हैं, 5-5 दिन का टेस्ट मैच देख जाएं, सड़क पे खड़े हो गए, वो दौर नहीं था।
उस टाइम पे तो ऐसा था कि मतलब केनिया के भी अगर आप 15th प्लेयर का नाम पूछ लोगे ना, हाँ तो बिल्कुल, वो भी पता होता था सब याद कि यार होता ये है। सब याद मतलब उतना, मतलब मुझे लगता है विकिपीडिया बन बिल्कुल, गए थे हम लोग कि यार हमें क्रिकेट की मतलब टेक्निकल नॉलेज भले ना हो, लेकिन सब पता होता था कहाँ किसका मैच चल वो रहा है। ये किसी ने कहा था ना, आई थिंक हर्षा भोगले ने कहीं कहा था कि वो इतना बड़ा नाम रहे हैं क्रिकेट जगत का कि जब उनको टेनिस एल्बो हुआ तो पूरे देश को पता चल गया टेनिस एल्बो क्या टेनिस होता एल्बो क्या होता है। राइट। है। तो बस उतना, वो बहुत बड़ा कद थे हैं। एक और जब मैंने पाताल लोक 2 देखी, हालांकि अभी बड़ी सारी बातें आपसे करनी है, जब पाताल लोक 2 देखी ना, तो उसमें मैंने जो अपना रिव्यू किया, जो अक्सर मेरी आदत है कि मुझे जो तुरंत महसूस होता है ना, आई राइट और आई रिकॉर्ड। मतलब मुझे लगता है उसको प्रोसेस करने की जरूरत है तो मैं प्रोसेस करता हूं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देखते ही जब आप जो फील करते हो ना, दैट इज द Gut रिव्यू। feeling, उसके बाद सब मैनिपुलेशन होती है। Okay. उसके बाद 4 लोग आपको मैसेज करेंगे, अरे ये अरे वो, फिर आप करप्ट हो जाते हो या डाइल्यूट हो जाते हो, Yeah. आपके थॉट्स डाइल्यूट हो जाते हैं। Yeah. तो उसमें मैंने लिखा कि आपने मुझे इरफान की याद दिलाई। अरे और एक आपने जिक्र किया था कहीं पे कि एक मीम देखा था आपने कि एक्टिंग वाला, कि मेरे बाद एक्टिंग को कौन संभालेगा, तो फिर इरफान साहब का किसी ने लगा रखा था कि आपकी फोटो थी हाथीराम की कि हम हैं ना, मैं मैं संभाल लूंगा। तो वो एक जब कंपैरिजन होता है तो नहीं वो उसको कितना लिया? हाँ, ये क्योंकि बस प्यार है लोगों का। जब काम देखते हैं लोग अपना आपको प्यार करते हैं, वो इस तरह कंपैरिजन करते हैं, बट कोई कंपैरिजन नहीं है उनसे मेरा। वो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इंडियन सिनेमा हैज एवर प्रोड्यूस वो रहे हैं। मुझे उनके साथ कंपैरिजन करना मेरे लिए मतलब बड़े सौभाग्य की बात है, अदरवाइज मैं अभी बहुत पीछे हूँ। तो ये तो प्यार है बस। मैं उस दिन रो पड़ा था, सच बता रहा हूँ, क्योंकि एक तो सुना मैंने रिसेंटली गए थे उस दौरान, और वो भर आया था मैं, क्योंकि वो था वो कहीं बचा हुआ था कि होते तो वो फ़ोन जरूर करते मुझे। तो आई थिंक वो हैवी हो गया था उस दिन, बट वो उनके साथ कंपैरिजन नहीं, वो एकमात्र रहे। हाँ, वो मैं एग्री करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो झलक दिखती है, क्योंकि कई बार आदमी ना, अब पाताल लोक 2 में ही एक सीन होता है, मतलब एग्जैक्ट सीन तो अभी मैं भूल गया, जिसमें आप दूर खड़े हो और आप बस देख रहे हो। ओके ठीक है, मैं एग्जैक्ट मेरे दिमाग में नहीं आ रहा सीन। ओके मतलब वो मुझे लगा कि यार इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ आदमी खड़ा है और वो देख रहा है, और आप जो है उस सीन को हम लोग ना फील कर रहे हैं कि हाथीराम महसूस क्या कर रहा है। तो वो जो इस तरह के जब सीन्स आते हैं विदाउट डायलॉग, कुछ नहीं है वहां पे, मैं मतलब थोड़ी देर में हो सकता है मुझे याद आ जाए वो सीन, मैं आपको याद दिलाऊंगा, इट्स माय वन ऑफ द फेवरेट। कुछ वहां पुलिस वाला कुछ बात कर रहा होता है, तो आप शायद कोई उस तरह की बात होती है कि आपकी तरक्की नहीं हुई और दूसरा वाला जो है वो Okay. सक्सेसफुल हो गया, इस तरह की कुछ Okay. होती है। तो जब साइलेंस एक्ट करता है वहां, मुझे लगता है खूबसूरती है वो अभिनय की, वो बेहद खूबसूरत चीज़ है। क्योंकि जब शब्द होते हैं तो सब बोल ही रहे हैं। सुंदर बात ये मुझे वो सिर्फ कहानी में नहीं, वो सिर्फ स्क्रीन पे नहीं, मुझे लगता है जीवन में भी ना सबसे ज़्यादा सुकून जो है वो शांत जब होता है, चीज़ें वो पता चलती हैं। उस वक्त आप सबसे ज़्यादा बेटर फील कर रहे हो, तो वो ज़्यादा बात करता है। साइलेंस बहुत बात करता है, और ये बात सिनेमा में वर्क करती है उसी तरीके से जैसे ज़िंदगी में वर्क करती है। तो जब भी कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जहाँ मुझे जेन्युइनली बहुत मज़ा आता है, जब बातें कम हो रही होती हैं पर बहुत कुछ कहा जा रहा है या कुछ चैनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे पर्सनली उन सीन्स में बहुत मज़ा आता है। तो आई थिंक वो उस क्राफ्ट से प्यार वाली बात है। पर हाँ, साइलेंस की आवाज़ थोड़ी अच्छी होती है। बट आप बॉर्न एक्टर तो नहीं हो, मतलब आपने तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो है आपने सोचा कि अब कुछ करना है, तो बहुत लेट ग्रेजुएशन के बाद कि अच्छा अभी देखते हैं। उसके क्या बाद था शुरू में, क्या दिमाग में प्लानिंग क्या थी? एनडीए वेनडीए सब कुछ, एसएसबी या आर्मी, इंडियन आर्मी, एससीडीएस, आईएमए जाना था, वो नहीं हुआ बस। बाकी फिर थिएटर शुरू हो गया उसकी। थिएटर जो शुरू हुआ वो मतलब पहला थॉट आया कहाँ से? क्योंकि रोहतक से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब मतलब मुझे लगता है हरियाणा से अगर रीजनल एक्टर्स को छोड़ दिया जाए तो
बहुत कम एक्टर्स होंगे जो हरियाणा से निकले, हाँ, बहुत कम। पिछले कुछ सालों में तो एक्चुअली हाँ, काफी कम। हाँ। तो एक्टिंग शायद वहां दिमाग में आती नहीं है। नहीं, वो इसलिए शायद वो कभी वो ऐसा होता जब आप बड़े होते या ग्रेजुएशन के टाइम पे या उससे पहले वो थॉट इसलिए नहीं आया क्योंकि आप जनरली इंस्पायर होते हो ना उस उम्र में के आसपास जो लोग कुछ कर रहे हैं अच्छा। तो हमारे आसपास बहुत सारे आर्मी ऑफिसर थे, तो आई थिंक वो स्टार्ट वहीं से होता है जब आप 14-15 साल के बच्चे हो, यू आर इंस्पायर्ड बाय समवन एंड यू एस्पायर दैट यू वांट टू बी। बट जब वो नहीं हुआ और पैरेलली जो रिश्ता रहा थोड़ा सा पोइट्री के साथ या लिटरेचर के साथ, वो थोड़ा सा काम आया। और जब कुछ एक नाटक देखे तो एक स्पेशली एक नाटक को देख के ऐसा लगा कि यार ये बहुत कमाल है। अगर वो एज एन ऑडियंस मेरे ऊपर इतना इम्पैक्ट डाल सकता तो अगर मैं स्टेज पे हुआ तो मेरे साथ क्या हो सकता है, वो पहला थॉट था। फिर वो शुरू हुआ वो सिलसिला कि आप नाटक करना शुरू करो। आप रोहिणी में रहते हैं, आपके वहीं रहते हैं जो मेरे थिएटर के पहले गुरु बने सुनील चटकारा, वो भी रोहिणी में रहते हैं। उनके संपर्क में आया क्योंकि वो नाटक जो मैंने देखा था जिससे थोड़ा इफेक्ट पड़ा वो भी उन्होंने डायरेक्ट किया था, तो उनके साथ फिर 2-2.5 साल मैंने थिएटर किया। फिर FTI गए, तो वो एक बड़ा ही ऑर्गेनिकली शिफ्ट हो गया, स्टार्ट हो गया और फिर वही बच गया और कुछ रहा नहीं। घर वालों ने ऑब्जेक्ट नहीं किया? नॉर्मली हमारे घर वाले, मतलब अगर मैं भी मान लो बोल देता उस टाइम पे कि भाई मैं तो बॉम्बे जा रहा हूँ या मैं तो ये कर रहा हूँ, तो कान के नीचे 2 बजाते कि क्या फालतू की चीज़ों में पड़ रहा है, MBA कर ले या ये कर ले वो कर ले। क्योंकि हम जो आई थिंक मिडिल क्लास के लोग हैं तो सोच वैसी रहती है। नहीं, सही कह रहे हो आप। आई थिंक मैं थोड़ा लकी था इस मामले में 2 चीज़ों पे। एक कि कोई ख़ास जिम्मेदारी नहीं थी पारिवारिक, घर में सब जॉब में थे, छोटा भाई भी, बहन की शादी हो चुकी थी, तो मॉम डैड भी जॉब में थे, तो ऐसा कुछ कि आप बड़ा बेटा घर का, उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी कोई ऐसी। दूसरा ये कि डैड थोड़े से रहे हैं वैसे कि अच्छा ठीक है तुझे ट्राई करना तो कर। उन्होंने कभी इस तरह से अपना पक्ष ज़रूर रखा कि यार देख लो ये ऐसा कुछ, बट वो उन्होंने मना नहीं किया। वही काफ़ी था कि हाँ जाके देख लो, जो होगा देखा जाएगा। तो इसलिए मैं कर पाया वो। तो FTI आपका पहली बार में हो गया या? FTI में फर्स्ट अटैम्प्ट। तो वहाँ कुछ लोग मिले जिन्होंने कई बार ट्राई किया होगा तब हुआ हो? क्योंकि 2 से बार ज़्यादा ट्राई हो ही नहीं सकता था। अच्छा। क्योंकि हमसे पहले एक ही बैच था। उससे पहले 1978 में एक्टिंग कोर्स बंद हो गया था और 2004 में दोबारा शुरू हुआ और हम 2005 बैच के हैं। तो हमारे बैच में एक ही आदमी था जिसने, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जिसने पहले बैच में भी दिया था और सेकंड में जब मेरे साथ मेरे बैच में आया वो विजय वर्मा। तो विजय ने फर्स्ट जो बैच है उसके साथ भी अटैम्प्ट किया था और सीनियर बैच में तो कोई कह ही नहीं सकता कि 2 बार अटैम्प्ट किया क्योंकि पहला ही बैच था। तो हमारे बैच में विजय ने शायद 2 बार अटैम्प्ट किया था, दूसरे में उसका हो ही गया था, मेरे बैच में है ही वो। आपके बैच में एक से एक धुरंधर एक्टर रहे। हाँ, काफ़ी इस मामले में बहुत आप लोग अभी लकी बैच है हमारा। गणपति पूजा भी मैंने देखा सनी हिंदुजा के घर जो हुई थी, उसमें आप सब लोग मैंने कही एक ही बैच के जो हैं। तो कभी ऐसा होता है कि मतलब एक बैच जो है कई बार बड़ा शानदार निकल जाए कि भाई सब एक से बढ़ के एक एक्टर हैं? मुझे लगता है होता ही होगा, जैसे क्लासेस में होता है। हाँ, जैसे मैं वही देखा कॉलेज में, स्कूलों में होता है। कोई किसी बैच में परसेंटेज बहुत हाई जाती है, मतलब स्टूडेंट बहुत अच्छा करते हैं। कोई बैच थोड़ा सा नाकारा होता है, कम पास आउट होते हैं या ठीक से नंबर आते हैं। मुझे लगता है वो वहाँ भी हुआ। तो अपेरेंटली इफ आई लुक बैक, मेरा बैच मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बैचेस ऑफ FTI एब्सोल्युटली आफ्टर द सेकेंड इनिंग ऑफ एक्टिंग कोर्स। और अच्छा काम भी कर रहे हैं और नाम भी कमा रहे हैं, सब हो रहा है उनके साथ। एक्ट्रेस है बेसिकली, पहले एक्ट्रेस है, उसके बाद स्टारडम मिला, उसके बाद स्टार्टअप आया सब। नहीं तो अभी आजकल स्टार पहले बन जाते हैं। नहीं, वो सब एक्टर्स तो निकल के ही आए थे सब। थैंकफुली सबको थोड़ा सा स्टारडम भी मिल गया, तो विच इज गुड। थोड़ा नहीं, काफी मिला। हाँ, मतलब टच वुड। हाँ। अच्छा, जब आप FTI में कर रहे थे, कोर्स कर रहे थे, तो एक जनरल परसेप्शन जो रहता है बॉलीवुड के बारे में, जैसे मान लो मैं जब मीडिया का कोर्स कर रहा था ना, पिताजी को डॉक्टर बनाना था, ठीक है, उतना दिमाग था नहीं मेरे में, मैंने उन्हें कई बार बोला, बट वो होता है, इच्छा थी उनकी,
तो अल्टीमेटली जब नंबर आए तो समझ गए कि ये कुछ होना जाना है नहीं। जब मैं कोर्स कर रहा था तो मुझे लग रहा था भाई नौकरी तो नहीं मिलेगी यार, मीडिया में चाहिए जुगाड़। हाँ, ठीक है, तो मैंने साथ साथ कॉल सेंटर की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उस वक्त कॉल सेंटर बूम बड़ा पे नाम थे, होता था। बड़ा नाम होता था। तो मुझे नहीं लगता था कि नौकरी मुझे मिलेगी, मैं मेंटली बता कोर्स करते करते मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हो गया था कि यार ये काम करना है। वो तो बाई चांस कैंपस सिलेक्शन हो गया, स्टार न्यूज में नौकरी लग गई और वो हो गया। आप जब कर रहे थे बॉलीवुड के बारे में तो तमाम परसेप्शंस हैं हाँ। कि भाई नेपो किड होगा तो मिल जाएगी यार, बहुत रगड़ना पड़ेगा जाके, वो मतलब कितने किस्से हम सुनते हैं, एक अंडा में आधा सुबह खाता था आधा शाम को खाता था। तो ये जब पढ़ रहे थे आप तो था दिमाग में कि यार कहीं यार रोहतक ना वापस जाना पड़े यार, नहीं हुआ कुछ क्या करेंगे? नहीं, ये थॉट तो नहीं आया था कि रोहतक ना वापस जाना पड़े, बस ये जरूर था कि थोड़ा मुश्किल होने वाला है। एक तो सही बताऊं तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि स्टार्ट कहाँ से करना है। मतलब अभी आप पहुंच गए हो, बॉम्बे पहुंच गए, आपने घर ले लिया, कमरा ले लिया, आप रहने लगे, अब क्या, मतलब कहाँ जाएं, किसके पास जाएंगे? पता है ऑफिस यहाँ है, ऑफिस वहाँ, लेकिन ऐसे कौन कौन घुसने देगा किसी के? ताज बंगलो। तो आई थिंक वो महीना 2 ढाई महीने तो इसी उसमें निकल गया कि जाना कहाँ है, मिलना किससे है, ये किसको बताना कि भाई हम एफटीआई के पास आउट एक्टर हैं एंड ऑल दैट। बट अगेन थैंकफुली उसमें थोड़ा सा फ़ायदा ये होता है इंस्टीट्यूट का कि आपसे एक बैच पहले एक्टिंग बैच जो ऑलरेडी बॉम्बे में है, थ्रू देम, और जो बाकी स्ट्रीम्स के हैं, जो डायरेक्शन कोर्स के हैं, वो तो कभी से चल रहे हैं, तो उनके पुराने पास आउट या जो नए पास आउट कहीं ना कोई मिल जाता था, या फिर कहीं ना कहीं से कोई रेफरेंस निकल आता था। वो एक फ़ायदेमंद चीज़ होती थी। बट ये नहीं सोचा कभी कि रोहतक वापस जाना पड़ गया था, वो तो नहीं होता, वो कभी थॉट नहीं आया। जो होगा यही होगा, अब देखा जाएगा जो होगा। ऑडिशंस कितने रिजेक्ट हुए आप? याद नहीं है, मतलब इतने रिजेक्ट हुए कि याद नहीं? हाँ, उनको गिनने बैठोगे तो पागल हो जाओगे। या हर महीने 2-4 5-4 तो होते ही थे ऐसे, चाहे वो ऐड हो या कोई भी कुछ भी। मलाड total से मलाड में रहना शुरू किया था? मलाड में, 1 BHK। मलाड एवरशाइन नगर 1 BHK, या मस्त था। तो फर्स्ट जो मिली आक्रोश, वो कैसे मिली फिर? आक्रोश एक्चुअली किसी और फिल्म के लिए हम एक ऑडिशन कर रहे थे, वो फिल्म तो कभी बनी नहीं, पर वो कहानी बहुत अच्छी थी। कुछ आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर थी, वो कमांडोज के ऊपर, वो नहीं बनी। और पर ऑडिशन चल रहे थे उसके साथ साथ आक्रोश का ऑडिशन चल रहा था। तो सेम कास्टिंग डायरेक्टर थे हनी त्रेहान। तो हनी भाई ने बोला कि यार ये एक और है फिल्म है प्रियदर्शन की, इसका एक मैं चाहता हूँ तो इसका एक कैरेक्टर के लिए। मैंने कहा ठीक है हनी भाई। हमने वो किया तो हफ्ते भर में उसका रिजल्ट आया कि हाँ आक्रोश हो गई। तो वो कमाल की फीलिंग थी, क्योंकि वो बहुत टाइम हो गया था कि कुछ ना कुछ स्टार्ट हो, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। आप इंडिविजुअली सबको जाके बताओगे, इससे बेटर कि काम बाहर आ जाए, उसको सारे लोग एक साथ देख लें, वही एक तरीका था बिल्कुल, जिससे आपकी रीच बढ़ सकती है लोगों तक कि हम अच्छा एक एक्टर है, उसको यू कैन ट्राई। तो आक्रोश मिली। आक्रोश करते करते 18-20 दिन हुए थे शूट करते हुए मेरे ख्याल से। वहीं सेट पे ही प्रेम सर ने खट्टा मीठा दे दी, बस फिर गाड़ी थोड़ी सी चल पड़ी। फिर आप एक ऐसी फिल्म का हिस्सा बने जिससे मुझे लगता है तमाम, मतलब उस फिल्म में मुझे लगता है अगर किसी ने असिस्टेंट डायरेक्टर या कुछ असिस्टेंट के भी असिस्टेंट का रोल भी किया था तो वो भी गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर, वो आपको मनोज वाजपेयी ने दिलवाई थी? हाँ, मतलब मनोज भाई ने रेकमेंड किया था मेरा नाम वहाँ, क्योंकि वो शाहिद खान ढूंढ रहे थे एंड अपेरेंटली अनुराग सर ने बोला उनको कि यार ऐसा किरदार है, थोड़ा लार्जर देन लगना चाहिए कि सरदार खान का बाप है, क्योंकि वो कहानी में जिक्र बहुत बार आता है, अरे तुम नहीं जानते इसका बाप था असली तो लेजेंडरी, बाप का दादा का सबका बदला लेगा रे, लेजेंडरी आदमी था वो। तो अपेरेंटली क्योंकि उससे पहले चटगांव की थी हमने साथ में, यस। तो मनोज भाई ने मेरा नाम लिया। राजू भी वहीं था। तो सडनली एक दिन मैं तो दिन दहाड़े सो रहा था, दोपहर को 2:30 बजे होंगे, तो मेरी आँख खुली तो उस पर मिस कॉल थी मनोज भाई की, राजू की। तो मैंने राज को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोला ऐसे ऐसे, तू अभी कहाँ है? मैंने कहा घर पे। तू अभी यूँ का यूँ अनुराग के ऑफिस पहुँच। मैं तो ऐसे ही चप्पलों में ही पहुँच गया। फिर मैंने मनोज भाई को फ़ोन किया, वो बोले कि यार ऐसे ऐसे मैं था वहाँ ऑफिस में, तू एक बार जाके मिला। दैट्स हाउ वासेपुर हैपेंड। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखी है, मतलब जितने ये जो सर्कल है, मनोज वाजपेयी हों, राजकुमार राव हों,
बहुत ज्यादा एक जैसे आपका नेचर एकदम सिंपल हम्बल एकदम, मतलब वो कुछ वैसा नहीं लगता कि एकदम कि भाई कोई आदमी बहुत उसमें बात कर रहा है कि मैं तो मतलब ये जो एक चीज होती है, ये आप सब लोग मतलब आपस में मतलब कुछ है कनेक्शन की, मतलब कैसे कैसे लाते हैं ये कई कई चीज, जैसे नहीं, राजकुमार से लाने भी की मेरी जरूरत जब बात होती है ना, वो इतना हम्बल है ना कि मतलब मुझे लगता ही नहीं कि मैं किसी मतलब इतने बड़े एक्टर से बात कर रहा मनोज भाई, हूँ। मनोज हो गए, या राजकुमार हो, मतलब सब दे सब आर सो सिंपल सो डाउन टू अर्थ कि मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम मतलब अपने किसी यार दोस्त से हाँ, बात कर रहे हैं, किसी बड़े भाई से बात कर रहे हैं। पर उसके लिए कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है। बट सक्सेस दिमाग में चढ़ती नहीं। मुझे नहीं लगता। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को आपको नॉर्मल रहने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपको एक्चुअली वो प्रोपेगेंडा करने में मेहनत करनी पड़ती है। अगर मुझे ये दिखाना होगा आई एम यू नो सच अ ग्रेट एक्टर एंड आई हैव डन दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट, तो मुझे आसपास लोग खड़े करने पड़ेंगे, 2 बॉडीगार्ड कमरे के बाहर खड़े होंगे। पैसा ही तो लगाना थोड़ा सा, थोड़ा दिमाग थोड़ा पैसा, तो वो तो आप कभी भी खड़ा करते, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा मेहनत तो है ना। वो अब बड़ी बड़ी लेके नहीं चलते आप? नहीं चलता यार। क्यों, मतलब जरूरत आप क्यों, जरूरत नहीं। फैंस वैंस तो मिल जाते नहीं होंगे जरूरत नहीं है ना, तो फैंस से भागने की जरूरत थोड़ी है। आपको ये है कि जब तक उठा ना ले जाए तब तक तो बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है ना। तो या तो उतना बड़ा स्टारडम हो, स्टारडम तो और है। स्टारडम को नहीं, मैं फिर से कहता हूँ, बॉडीगार्ड का स्टारडम आपको पता चल जाता है। वो एक लेवल के बाद ही होता है। मुझे नहीं लगता अभी मैं बाहर लॉबी में हुए सड़क पे घूमूंगा, ठीक है लोग आ जाएंगे, बात कर लेंगे, लोग फोटो खिंचा लेंगे, ये कर लेंगे, पर वो फिर भी वो वाला जोन नहीं है कि जहां मतलब आदमी एक जगह से निकल ना पाए। वो गिने चुने लोगों के पास ही है। और आपको पता चलेगा कि अभी बॉडीगार्ड्स की जरूरत है, ये सबको पता चलेगा, आपको नहीं, सबको पता चलेगा। तो तब अपने आप हो जाएंगे वो। उसकी जब जरूरत पड़ेगी ना, वो अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये जहां आप पहुंचोगे उनको, अभी फॉर एग्जांपल मैं इस होटल में आया हूं, अगर मुझे बॉडीगार्ड्स की जरूरत हो रही ना, तो होटल्स की तरफ से ऑलरेडी 4 बाहर खड़े होते नहीं है अभी। और जेन्युइनली नहीं, कोई इसमें वो करने की बात नहीं है। फैंस हैं, वो सब हैं जो आपके चाहने वाले हैं, वो रहे आसपास, कोई दिक्कत नहीं। कहीं एक दो बार कहीं हो रहा था कुछ, बहुत सारे होता किसी फिल्म फेस्टिवल में थे, भीड़ ज़्यादा हो गई और वो सब, तो मैं आधे घंटे से फोटो खिंचवाए जा रहा था। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलते 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 सडनली कुछ तो हुआ कि अरे हाँ यार तू परेशान नहीं हो जाता, इतने सारे लोग। मैंने कहा मैं तो चाहता हूँ लोग कपड़े फाड़ दें मेरे, तभी तो लेके आऊंगा बॉडीगार्ड, नहीं तो कैसे लेके आऊंगा। जब तक मेरी कपड़े फटने की नौबत नहीं आएगी, मुझे बॉडीगार्ड लाने में खुशी नहीं मिलेगी। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट। उठा ले जाए लोग, भाई तो गाड़ी से उतरते उठा ले जाओ। तो गिने चुने लोगों के पास है। अच्छा, अब जो सबसे आपका वो किरदार जो मतलब आई थिंक जिसने आपको एक ऐसी पहचान दी कि शायद आपको सबसे ज्यादा लोग उसी नाम से जानते हैं, हाथीराम चौधरी जी, वो सबसे पहली बार ऑफर कैसे हुआ था, किस तरह से आया था वो? जहाँ तक मेरी मेमोरी ठीक काम कर रही है, मुझे अभिषेक का फोन आया था, बैनर्जी, क्योंकि वो कास्टिंग भी करते थे उसमें। तो अभिषेक ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे एक कहानी भिजवानी है आपको, और आप पढ़ के बताओ कैसी है। मैंने कहा ठीक है भाई, क्या है? लाइक वेब सीरीज़ है, ऐसे ऐसे सुदीप शर्मा बना रहे हैं, उन्होंने लिखी है मतलब, और अविनाश और प्रोसित जो 2 लोग रोल राइट कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा क्या रोल है? बोले लीड रोल है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो आपको सडनली लगता है अच्छा हाँ लीड रोल ऑफर हो रहा है आपको। फिर मैंने वो पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि इट वॉज अबाउट माई येस और नो, देयर इज नो ऑडिशन और नथिंग लाइक दैट। और ऐसा रेयरली होता है कि आपको इतने बड़े काम की जिम्मेदारी किसी हद तक आपके कंधों पे डाल दी जाए, और वो भी बिना किसी एक सिंगल ऑडिशन के, एक कोई सीन किए बिना। तो आई वाज थोड़ा सरप्राइज्ड, बट उस स्क्रिप्ट को पढ़ के दुनिया में कोई एक्टर नहीं जो उसको मना कर सकता हो। तो वो तो मना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। पर मैं फिर से वो बता रहा हूँ कि वो स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त आपको लगता है कि ये अद्भुत है।
अद्भुत है जिसका जिसका पहला जो इम्प्रेशन है वो बयान नहीं कर सकते आप, पर दिमाग में थॉट आता है जो वो पहले भी बोली मैंने ये बात कि दो थॉट आपको 30 सेकंड के अंदर स्ट्राइक करते हैं कि अगर तो ये काम अच्छा बन गया और ये पहुंच गया तो बात बन जाएगी, और अगर ये ख़राब हो गया तेरी वजह से तो ऐसे ही फिर से किसी को 5-7 साल लगेंगे इतना भरोसा दिखाने में जितना सुदीप शर्मा ने दिखाया है। बट थैंक गॉड, टच वुड, वो तो उस वक्त आपका वजन उतना ही था, आपने बढ़ाया उसके लिए? बहुत बढ़ाया था, बढ़ाया तो बहुत ही लीन था। अच्छा, आई थिंक आई वाज लाइक 85-86 केजी वेट था, तो कितना करना पड़ा आपको उसके लिए? और 102-103 तक पहुंच गया था मैं। और उसमें भी वो था कि मतलब एकदम तगड़ा आदमी, लेकिन जब भागता है पकड़ता है तो पूरा मतलब हाँ, पर वो थकता भी है, ही इज नॉट यूज्ड टू नाउ। रोज अपने घर में थोड़े बहुत शराब पी के पहुंचता है, लेड बैक है, थोड़ा सा जिंदगी से हारा हुआ आदमी होता है ना, लेकिन स्टिल ट्राइंग टू फाइंड हिज ओन प्लेस। बट सुदीप भाई का मुझे याद है, उन्होंने बस एक ही रिक्वायरमेंट है भाई कि वेट बढ़ा लेना। मैं बोलता भी था, मैंने कहा भाई क्यों, मतलब ऐसे भी तो चल सकता है। नहीं, और मुझे बाद में समझ में भी आया कि वो क्यों कहना चाह रहे थे। बट व्हेन यू सी हाथीराम लाइक दैट ना, ही कांट रन, ही कांट वॉक प्रॉपरली, तो वो जो थकान है ना, वो जीवन की थकान दिखाई दे रही होती है। इट्स नॉट जस्ट कि आप ओवरवेट हो गए हो, वो पिछले उसके 20 साल की नौकरी की थकान है जो हर दिन आ रही है, पर वो हर दिन उठ के जा रहा है इसी उम्मीद में कि आज कुछ अच्छा हो जाएगा, आज कुछ ऐसा करने को मिलेगा जिससे वो अपने आप को ही पहले तो साबित कर सके, खुद को साबित करना है कि मैं हूँ, आई नो, बट तब तक होगा नहीं, तब तक कैसे काम बनेगा। तो इसलिए वो बाद में मुझे वो लॉजिक समझ में आया कि वेट क्यों बढ़ा रहे थे। बट इट वॉज अमेजिंग। तो जब सक्सेस हुआ तो आपको पहली बार कहूँ कि फेम या मतलब एक स्टारडम का एहसास उस वक्त हुआ? क्या पर उस कब वक्त पता घर चला पे- कि भाई ये मतलब अब मैं हाथीराम चौधरी बन गया हूँ, मैं जयदीप अहलावत नहीं रहा? स्टारडम का तो नहीं पता क्योंकि हम सब घरों पे थे, बाहर नहीं जा पा रहे थे। पर जिस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिलते हैं उससे आपको ये समझ में ज़रूर आता है कि आपका काम लोगों तक पहुंच गया है। और वो ना सिर्फ जो इंडस्ट्री में जो लोग हैं उन तक, बल्कि हर वो आदमी जो अभी घर पे बैठा है और उसको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कुछ देखना चाह रहा है, और वो वहाँ तक पाताल लोक पहुँचा है एंड दे लव्ड इट। तो जिस तरह के मैसेजेस या जिस तरह का रिस्पॉन्स या फिर जिस तरह के फ़ोन कॉल्स इंडस्ट्री की तरफ से आते हैं, आपको ये एहसास तो हो जाता है कि हाँ ये काम पहुँच गया है। अभी स्टारडम तो बाद में समझ में आता है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है, जब हमने कई बार देखा है कि एक एक्टर ने कोई वेब सीरीज की या कोई फिल्म की, वो चल गई, तारीफें बहुत हुई, ठीक है, रिव्यूज भी अच्छे आ गए, बट उसके बाद काम उस तेजी से नहीं मिलता। हाँ। बट इसने आपके लिए शायद वो किया कि मतलब बिल्कुल, परसेप्शन सब पलट दिया। वो भी बना कि अच्छा काम किया है और आपको आगे बड़े काम भी मिलने स्टार्ट हो गए। जी। तो जो सेकंड सीजन हुआ, Yeah. फिर उसके लिए क्योंकि जाहिर है आपने बीच में काफी कुछ चीजें और की, Yeah. फिर वेट बढ़ाया, काफ़ी मैं बीच वो में तो कंटिन्यूएशन एज एन एक्टर उससे कितनी पहले मुश्किल तो महाराज कर चुका था मैं। महाराज, यस, उसमें तो आपने 6 पैक बनाए थे। हाँ, वो तो रिवर्स डबल हो गया, लॉकडाउन में पड़े पड़े वेट बढ़ गया। उससे महाराज पहला काम था, महाराज पे गए, फिर 1 साल और काम किया, फिर पाताल लोक पे वापस आए, फिर से बढ़ाया, फिर से कम किया। तो ये तो 2 साल में 2 बार हुआ। जब बढ़ाना होता है तो क्या प्रोसेस है आपका, क्या बहुत जम के मुश्किल है। खाते हैं, क्या खाते हैं ये बताइए? बहुत मुश्किल है। बढ़ाना अनशन, बहुत कुछ मुश्किल भी है। खाओ पियो और सो जाओ। बढ़ाना तो कोई मुश्किल नहीं है, इस उम्र में आगे तो बिल्कुल नहीं। हाँ, बढ़ाने की बात 20-25 साल की, हाँ 20-25 साल की उम्र में वेट बढ़ाना किसी किसी के लिए मुश्किल हो सकता है, जैसे मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरा कभी वेट नहीं गया 70 से ऊपर जब मैं ग्रेजुएशन में था। आप वो थे, एकदम दुबला पतला आदमी, हाँ, वो और मतलब कितना ही खा लो, कुछ कर लो, हाँ, कुछ मैंने तो दवाइयाँ ली थी मतलब मोटा होने के लिए, मेरा मजाक उड़ता था। अच्छा। मेरा मजाक उड़ता था कि अरे ये तो हवा में उड़ जाएगा, अरे ये तो ये वो, मैं उस तरह का एकदम पतला दुबला मतलब। पर अभी तो ये है कि हाँ वेट बढ़ाना तो महीने 1.5 महीने में अच्छा सा, आप कुछ भी अंट शंट खाओ बे टाइम और पड़े रहो, हो गया। खत्म करने में दिमाग मौत आती है। ओहो, बट बस पूछिए। वक्त जो देना पड़ता है, मान लीजिए पता है लोग 3 आएगा आप, जी, ठीक है, उससे 2 महीने पहले आपको या वेट बढ़ाना पड़ेगा, फिर कम से कम 2-3 महीने शूटिंग होगी, 5 महीने मिनिमम। मतलब आप लगभग मान लीजिए कि 7-8 महीने जी, फिर आप ब्लॉक हो जाते हैं जी। उस प्रोजेक्ट के लिए। जी। तो
वो जो होता है वो एज एन एक्टर क्या लगता है कि मतलब वो इन्वेस्टमेंट वर्थ इट लगती है, या फिर उस बीच लगता है यार एक, क्योंकि जाहिर है पहले वाला जब किया था तब तो शायद खोने को कुछ नहीं था, जो था पाने को ही था, फिर दूसरा वाला आया, बट अभी अभी यू डूइंग बिगर प्रोजेक्ट्स ना, किंग कर रहे हो आप, बहुत सारी चीजें कर रहे हो, तो अभी जब करना होगा तो वो प्लानिंग कितनी मुश्किल होती है? नहीं, वो उसके बीच में कुछ और नहीं आ पाएगा। हाँ वही, ये क्लियर कट होता है कि पाताल लोक के बीच में कुछ और भी प्रोजेक्ट है। मैं कोशिश करता हूँ कि एक टाइम पे एक ही रहे बीच में, क्योंकि हम बाई चांस कुछ ऐसा हुआ कि कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो गई, किसी का शेड्यूल ऊपर नीचे हो गया, तो हम एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि हम 3 प्रोजेक्ट बैक टू बैक साइमल्टेनियसली चल रहे थे, तो सबका ही दिमाग हिल गया था, मैं और पूरी टीम, क्योंकि मैनेज तो उनको करना है सब कुछ, यहाँ से वहाँ भागो, वहाँ से वहाँ भागो। तो तब हमने कान पर, और हमारी गलती थी नहीं, वो बाई चांस होते हैं ना, कभी कभी कोई शिफ्ट ऊपर नीचे हो जाते हैं, कुछ शूट्स पोस्टपोन हो गए, प्रीपोन हो गए, तो उस चक्कर में वो घालमेल हो गया था। बट जनरली मैं करता नहीं हूँ कि मैं 2 प्रोजेक्ट एक साथ करूँ, एक ख़त्म करूँ फिर अगले पे जाओ। और पाताल लोक के साथ तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, मोस्ट जनरली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जितना टाइम बीच में मिलता है ना, वो आपको रिकवरी के लिए मिल जाता है, वही वो काफ़ी है। क्योंकि उस वेट में ना रोज़ इंजरी हो रही होती है कोई ना कोई, कब भागते रहते हैं, कभी कोई घुटना लग जाता है, कभी कुछ लग जाता है। सीजन 2 में 2 बार टूटते टूटते बचा था पैर, क्योंकि वो कूद गया ऊपर से, मिसहैप हो जाता है। तो पाताल लोक के टाइम पे ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं, ठीक है अभी ये 5 महीने यही है, यही करेंगे, इसी को वो अलग बात है, कुछ और काम नहीं आ पाएगा, कुछ रेगुलर काम नहीं कर सकते उस वेट में, किसी को एड वेड करवानी है, वो सब करना, वो अलग बात है, बट और कोई काम नहीं पकड़ सकते आप उस वक्त, क्योंकि इतना वक्त नहीं है आपके पास। अब आपका प्रोसेस क्या रहता है कैरेक्टर्स को चूज करने का? क्योंकि जाहिर तौर पर आप किसी प्रोजेक्ट में अगर आ रहे हैं, आपका नाम जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं मान लो वो प्रोजेक्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे, नेटफ्लिक्स पे आ रहा, मान लो आपकी कोई वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे आती है, तो शायद नेटफ्लिक्स एक रीजन होगा, लेकिन जयदीप अहलावत एक बड़ा रीजन होंगे लोगों के लिए कि वो उस चीज को देखें। तो ये जब आप इस पॉइंट पे जब पहुंच जाते हैं, तो क्या प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है? यार भाई मैं सच बताऊँ ना, मैं पहला स्टार्ट तो अभी भी वहीं से होता है कि कहानी समझ में आ रही है क्या, किरदार समझ में आ रहा है जो करना है, क्या कुछ ऐसा मिलेगा करने को जो थोड़ा नया हो, नए ढंग में हो, नए रंग में हो, नए एंगल से शूट हो रहा हो बेशक। तो शुरुआत तो वहीं से होती, और अगर कोई ऐसी कहानी मिल गई है जो आपको लगता है कि अरे ये तो नहीं छोड़नी चाहिए, तो फिर तो बाकी चीज़ें आप मैनेज कर लेते हो। टाइम का थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि कभी कभी कुछ टाइमलाइन ऐसी होती है जो आप मैच नहीं कर सकते, अदरवाइज कहानी अगर समझ में आ गई फिर आप कोशिश करते हो कि वो बने, और उसके साथ आगे बहुत ज़्यादा ऐसा कोई मैथमेटिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी आप चीज़ें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। बाकी कोशिश ये करता हूँ कि कुछ नया मिल जाए, मुझे नया मिल जाए, तो ऑडियंस को तो अपने आप नया मिल जाएगा। कभी रिश्तों की वजह से या XYZ रीजंस की वजह से कोई ऐसा काम करना पड़ा जिसमें मन नहीं था कि यार मतलब... नहीं, एक बार हाँ भर दिया फिर मन करेगा, रिश्ते की वजह से चलो करना पड़ गया, पर जब कर रहे हैं फिर नहीं, फिर मन की उचाटी नहीं चलेगी, फिर कूद गए फिर तो। और ऐसा जेन्युइनली 1-2 हुए हैं, लेकिन वो बाहर भी नहीं आए। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो होने ही नहीं थे, वो होता ना, सभी अनमने मन से कर रहे थे ना, ऐसा काम कहीं पहुंचता नहीं है। अदरवाइज अगर कभी ऐसा हुआ भी होगा तो मुझे याद नहीं पड़ता, और अगर कभी ऐसा हुआ भी कि अच्छा यार ये कर लेते हैं, इसका कुछ कमर्शियल वैल्यू है या जो भी है, पर वो जब की तब पूरे मन से, उसमें कोई वो नहीं कि अच्छा है मैं तो ऐसे ही पैसे के लिए कर रहा हूँ। नहीं, पैसे के लिए भी कर रहे हो तो पर खुश तो रहो, तो अनमने मन से कुछ नहीं। बट अभी इस स्टेज पे हैं कि पैसे के लिए कुछ अनमने मन से करने की जरूरत नहीं, अभी तो नहीं। मतलब अब जो करेंगे, अगर बहुत ही ऐसा पागलपन पैसा देंगे तो फिर भी कर लूंगा, क्या दिक्कत है। अभी कोई मार ही दे मुंह पे 50 करोड़ रुपए, तो मैं हम्बली मरवा लूंगा मुंह पे, लाओ दो। कभी ऐसा हुआ है कि मना करना था, ठीक है, और आपने कहा इतने मना नहीं कर पा रहा, इतने पैसे बोल देता हूं कि अपने आप ही मना कर देगा, और उस आदमी ने हाँ कर दिया? हुआ एक बार ऐसा। किया फिर आपने? करना पड़ा, फिर आप फंस गए। कौन सा था? नहीं बताऊंगा, सॉरी। ठीक है, मैं विकिपीडिया ढूंढता और मतलब ऐसा भी नहीं था कि मतलब
तो ऐसे तो थोड़े से बढ़ा दो यार। इसलिए नहीं कि वो काम करने का मन नहीं था, क्योंकि डेट्स मैच नहीं हो रही थी और 50 चीजें आ रही थी, फिर सबको मैनेज करना पड़ता। तो इन्हीं को बोल दो, सीधा बोलोगे कि अरे यार डेट मैनेज नहीं होगा तो आप हम कर लेंगे डेट मैनेज, तो वो भी सरेंडर पे हैं। फिर आप एक ही हथियार बनाते हो। वो एक बार ही हुआ मेरे साथ, और वो उन्होंने हाँ भर दिया तो मैं, अरे यार अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। ऐसा नहीं था काम खराब था, वो उसकी वजह से मुझे बहुत कुछ मैनेज करना पड़ रहा था, मैं उससे बचने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, एक आपका डांस वीडियोस बहुत वायरल होते हैं आजकल, और बहुत मुझे मतलब अब गजब जैसे मतलब देसी स्टाइल वाला जो डांस होता है, मतलब मैं तो खैर मुझे डांस करना आता ही नहीं है। ये कब से शौक, कब से है आपको? कभी से, जब से होश संभाला तब से। तो किस तरह गानों पर अरे डांस बहुत करते हो? नाचा हूँ मैं, गाँव में शादियों में, गुड़छड़ियों में, कोई भी किसी की शादी जा रही हो मैं कूद जाता था। 2-3 बार तो डांट भी खाई मैंने पापा से कि शर्म नहीं है तुम्हें, किसी की भी शादी में कूद जाते हो। फिर थोड़ा संभाला अपने आप को, पर मैं बहुत नाचा हूँ शादियों में, बहुत। फिर जब मेरी मंच की शुरुआत हुई तो नो नाटकों से नहीं हुई थी, वो एक्चुअली पोइट्री और डांस से ही हुई थी। तो कॉलेज में जब मैं नाटक नहीं करता था, मैं सीडीएस की तैयारी कर रहा था, पर मैं मंच पे तो जाता ही था। तो पोइट्री में हिंदी पोइट्री, उर्दू पोइट्री और डांस, ये हर साल होता था। तो ऐसा कोई प्रोफेशनली सीखने वाली बात नहीं है, बट बेताले नहीं थे हम। बट आपको जिस तरह के किरदार मिलते हैं हाँ। उनमें कोई भी डांस वाला नहीं होता? क्योंकि मुझे लगता नहीं उनको कभी ऐसा एहसास हुआ होगा कि ये आदमी डांस कर सकता है। डांस भी कर हाँ, सकता तो हमको भी शौक लगा। हम तो वही रफ एंड टफ इमेज हाँ, देखते हैं ना, हाँ। कि पोएट्री और Exactly. डांस वो सब, मतलब जो आपकी इमेज ऑन स्क्रीन बनी है हाँ। उसके साथ। तो मन है कुछ रोमांटिक फिल्म करने का, कुछ हाँ। इस तरह का कुछ आए बिल्कुल, क्यों नहीं? जिसमें कुछ डांस करें? बिल्कुल, और अरे बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे लगता है जितने भी तरीके का काम करोगे ना, आपको भी तो पता चलेगा ना कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आप बैठ के बोल दोगे अरे यार आई डोंट लाइक दिस रोमांटिक फिल्म, करके दिखाओ पहले। जरूरी नहीं कि रोमांस एक जैसा ही होगा, पर कुछ अलग तरीके का होगा। किया ना, इरफान साहब ने किया, मनोज भाई ने किया, अलग तरह के रोमांस हुए, नवाज ने किया, बट व्हाई नॉट। तो उनकी फिल्म आई थी मनोज सर की, गुलमोहर। हाँ, अरे मतलब बहुत प्यारी फिल्म। मुझे वो देख के लगा कि यार वो मैंने आदमी दिल्ली में ही मतलब वो देखा था। 60 साल के भी होके रोमांस कर रहे हैं, और क्या हाँ। ग्रेसफुल रोमांस था ट्रू उसमें। ट्रू ट्रू, मैंने दिल्ली में ही देखा था उसको, उनका वो जो क्या नाम है, एक स्क्रीनिंग हुई थी। हाँ, मनोज भाई थे वहाँ, मैं कुछ काम से था या शूट कर रहा था, पता नहीं, याद नहीं मुझे। अच्छा, एक आपके बड़े खास मित्र हैं जो कि मुझे भी बहुत साल से जानते हैं, अशोक जी। हाँ, कोई किस्से सुनाइए कि बचपन में या कॉलेज में जब आप लोग साथ थे, क्या हंगामे किया करते थे? नहीं वो अशोक जी के व्यक्तित्व के बारे में एक चीज़ बहुत प्रसिद्ध है कि वो हमारा जो कोर ग्रुप है दोस्तों का, उसमें माना जाता है कि वो अजर अमर है। वो जब ब्रह्मदेव थे तब भी थे, महाभारत उनकी आंखों के सामने हुआ है, रामायण उनकी आंखों के सामने हुआ है, और वो रहेंगे। मुझे लगता है कि वो चिरंजीवी हैं। तो बहुत अद्भुत आदमी है वो। 11वीं क्लास में हम पहली बार मिले थे जब वो आए थे, तो एक झोला टांगे, लिटरली झोला टांगे हुए एक आदमी चला आ रहा है, उसको 11वीं क्लास में भी दाढ़ी थी, और शुद्ध हिंदी में बात करना और कमाल के एसेज लिखना, और वो तो हाँ, वो हैं, परात्पर हैं वो। एक हम सपना चौधरी के साथ एक टाइम पे ना बड़े शोज किया करते थे ओ, एबीपी पे, अभी नहीं, कुछ हो 8-10 साल, मतलब होली पे, दिवाली पे। तो अशोक जी ही वो इकलौते आदमी थे पूरे एबीपी नेटवर्क में जो सपना चौधरी को लाइन अप कर सकते थे। ये तो मामले मैं बताया ना आपको, अद्भुत अद्भुत ये चमत्कारिक शक्तियां उनके अंदर। मैं इसलिए कहता हूँ कि हम उनको 10वीं क्लास, और उनसे पहले से जो लोग उनको जानते हैं, वैसे भी लोग हैं जिन्होंने उनको स्कूल में देखा है, वो भी यही कहते हैं कि ये अजर अमर है। ये जब उन्होंने पहली बार देखा था, ऐसा ही देखा था जैसा उन्होंने आपने उनको पहली बार देखा, हमने भी इसी मुहूर्त में देखा था। तो वो बदले नहीं है, वो एक जैसे ही दिखाई देते हैं। कमाल के अद्भुत चमत्कारिक शक्तियों के स्वामी हैं वो, और बस वो हैं, शाश्वत हैं। लेकिन मैंने इस बात का जिक्र इसलिए छेड़ा कि वो आपके 11 से फ्रेंड हैं जी, ठीक। उस वक्त जाहिर है आप और वो नॉर्मल स्टूडेंट्स थे, बिल्कुल। अब वो एक न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, आप स्टार बन चुके हैं। लेकिन अब भी मैं देखता हूँ जब आप दिल्ली आते हैं, जी जब भी इस उनके रेडियस में होते हैं जी, तो आपके आसपास मिलते हैं।
हाँ दोस्ती जो है वो जयदीप के लिए कितनी मैटर करती है? क्योंकि मैं सुनता हूँ सुकून है। आप अपने दोस्तों के साथ काफी वक्त भी बिताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो सुकून है। वो वहाँ फिर कुछ नहीं होता आपका कि आपने क्या किया, क्या बातें भी हो जाएंगी, कला पे बातें हो जाएंगी, सिनेमा पे बातें हो जाएंगी, घूम फिर के आओगे आप वहीं उसी कोर पे जो आप 11वीं में थे, 12वीं में थे। तो इसलिए वो वहाँ ना थोड़ा सा बाहरी दुनिया का जो व्यक्तित्व है वो छोड़ देते हो आप कोर ग्रुप में आ जाते हो। और फिर वहाँ किसी दिखावे की जरूरत नहीं है, किसी कोई मखौटा उड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं जो आपका मन ना हो। तो ऐसी जगह पे होना जहाँ जो आपका मन करे वो कर सको, ये तो फिर सुकून है ना, ये तो मजेदार है। तो वो अभी भी उस जोन में चले जाते हो आप? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ये नहीं है कि हाँ अरे मैं तो मतलब नहीं नहीं बिल्कुल कहीं मैं इधर शाहरुख खान के साथ काम कर रहा हूँ, ना मैं इधर ना ये ना कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तो वो उस जोन में जाना फोर्स करना पड़ता है डालना, या मतलब ऑटोमेटिकली मैं दोस्त मिले सोचता ही तो? नहीं उस तरीके से। मैं अपने गांव में जाऊंगा, आप आप मुझे वहां देख लोगे तो आप यकीन नहीं कर पाओगे। आप खुद ऐसे हो जाओगे कि यार ऐसे यहाँ कैसे बैठ सकते हो आप। पर उसमें मुझे करने की जरूरत नहीं, हो जाता वो है। अपने आप हो रहा है। वो जगह भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना अभी ये है। यार दोस्तों के साथ अशोक है, विनोद है, हमारे कर्नल अत्री हैं, वो हम पुराने वो हैं। तो ये तब की दोस्ती, जान पहचान, आत्मीयता है जब आप कुछ नहीं। 14 15 16 साल के लड़के हो, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी करना क्या है जीवन में। आज ये अपना अच्छे खासे काम कर रहे हैं, भगवान की दया से मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो इंडियन आर्मी में कर्नल है। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो अपने अपने जगहों पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर वो आपके जीवन का एक हिस्सा है। वो तो आप हमेशा ही कर ही, सारे लोग काम करेंगे। तो यहाँ ये सब करने के लिए कोई कोई मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। ये बड़ा ऑर्गेनिकली, जैसे ही उस स्पेस में इकट्ठे होते हैं चार लोग, वो टाइम ट्रेवल कर जाते हैं। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं यार वक्त नहीं मिलता है, हाँ। मतलब दोस्त छूट जाते हैं हाँ। लाइफ में, लेकिन मैंने आपको देखा है कि आपने वो चीज़, और ये मैं पिछले मतलब जब से अशोक जी को जानता हूँ, आपका जिक्र हम मिलते हैं हाँ। तो होता है, मतलब 4 साल से उनको कह रहा हूँ मैं मेरा इंटरव्यू करवाइए, गांव में करवाइए। आई नो तो वो हमेशा आपका कोई ना कोई जिक्र होता है कि यार नहीं अभी वो गांव गया हुआ है, अभी वो गांव में जो है वो कुछ नहीं करता, वो गांव में जो है वो इंटरव्यू कुछ नहीं करता, वो गांव में जैसे आपने बोला। तो वो एक मेरे ख्याल से मैं चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा हल्का सा इलेबोरेट करें, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरे दोस्त जो हैं वो थोड़े से छूट गए। छूट इसलिए गए, मैं थोड़ा काम में बिजी हुआ, ऐसा नहीं कि मैंने कोई सोचा कि भाई मैं क्या हो गया क्या नहीं हो, बट आप मैनेज नहीं कर पाते कई बार, और ये जेन्युइन प्रॉब्लम कई लोगों के साथ होती है। मुझे लगता है इसमें ना सिर्फ एक आदमी गलती नहीं होती है। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्तों में से कोई एक कुछ इस तरह से किसी नई राह पे है जहाँ जेन्युइनली हो सकता है टाइम की कमी हो, तो आप कॉप अप कर लोगे। इस मामले में मैं जेन्युइनली इन्हीं का ज़्यादा वो हूँ, अशोक है, विनोद है, इन लोगों का ज़्यादा उस मामले में योगदान है, क्योंकि ये उस जोन में कभी नहीं गया है कि अच्छा इसके पास टाइम नहीं है तो हम क्यों करें। ये वो जोन कभी बना नहीं। ऐसा नहीं कि लोग नहीं छूटते हैं, ऑफ कोर्स छूटेंगे, लेकिन सब नहीं छूटेंगे। तो आपको पता भी चल जाएगा जो नहीं छूट रहे हैं। और ऐसा कोई नहीं जानबूझ के किसी को पकड़ने की कोशिश है या जानबूझ के छोड़ने की कोशिश है, वो बड़ा ऑर्गेनिकली छूट गए हैं। क्योंकि दोनों ही तरफ से या किसी न किसी एक तरफ से उसको बचाने की कोशिश नहीं की गई। तो दोनों अपने अपने रास्तों पर निकले कि हाँ ठीक है, अभी अमित के पास टाइम नहीं है तो हम भी क्यों टाइम दें। ये नहीं सोचा गया कि यार एक बार पूछ तो ले। एग्जैक्टली। एक बार पूछ के फोन करके देख ले भाई तू ठीक है, इतना ही काफी होगा। तो जब उस शहर में मैं था, वो दौर था जब हर आदमी बात नहीं, अब तो बहुत सारे लोग जानकार है ना। अब तो जिन्होंने 5-5 साल तक फोन नहीं किया, कभी कोई संपर्क ही नहीं है, वो भी ये बोलते हैं कि अरे हमारा तो बहुत पुराना दोस्त है। पर वो 5-7 साल में उन्होंने कभी नहीं पूछा कि भाई क्या हाल है, क्या चल रहा है, ठीक है, तू प्रॉब्लम है, कुछ परेशानी है। तो वो लोग जो उस दौर में जिन्होंने ये पूछ लिया, इसलिए नहीं कि मैंने कोई जानबूझ के उनसे टच में रहने की कोशिश नहीं की, मैं थोड़ा से अलग जगह पे था, मैं कुछ अलग ही स्ट्रगल में था या कुछ अलग ही जर्नी पे था।
तो हो सकता है मेरी तरफ से कमी आई हो कि मैं फ़ोन नहीं कर पाया, पर वो लोग कर गए तो बच गई। अब जब मैं हूं, अब मेरे पास है टाइम, पर उस टाइम इन द सेंस अब मेरे पास बहुत काम है, उसके बावजूद अगर मेरे पास आधा घंटा है तो मैं अब टच नहीं छोड़ूंगा। मैं हूं, आया हूं शहर में, 2 दिन पहले बताऊंगा कि मैं आ रहा हूं, बता क्या करना है, तो अब वो मेरी जिम्मेदारी है। तो ये दोनों तरफ से ही होगा, वो अकेले की तरफ से नहीं होगा। तो ये जो भी लोग सुन रहे हैं जिनको लगता है कि हाँ। दोस्त छूट जाते हैं, दोस्त छूटते नहीं है। आई थिंक जो बात आपने कही वो हम बड़ी तो शायद सहेजने की कोशिश नहीं करते, बिल्कुल। संभालने की कोशिश नहीं करते, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा, अब एक चीज बताइए, आपको लाइफ में पहला क्रश किस पे हुआ था? मतलब स्कूल, कॉलेज, कभी भी सही तो पहली बताऊं? लड़की कौन सी पसंद आई थी? स्कूल में तो मतलब ही नहीं, स्कूल तो मतलब क्यों नहीं? मतलब क्योंकि गांव में हो आप, बॉयज स्कूल में हो। अच्छा, बॉयज स्कूल। हाँ, तो वहाँ तो, और बॉयज स्कूल में ना भी हो, गांव की लड़की पर कैसे मारे थप्पड़ लोग, पागल बना दें। सही बताऊं, ध्यान ही नहीं है। आई डोंट थिंक उस दौर में क्रश नाम का कोई खास सा पसंद आना या जो भी एक होता है, ये मतलब सबके साथ होता है। ध्यान नहीं। आई थिंक एक क्लास में, 11वीं क्लास में एक लड़की थी, नाम तो नहीं बोलूंगा मैं, पता नहीं कौन। नहीं, नाम नहीं। हाँ, मेडिकल में एक लड़की थी जिससे कभी कुछ खास बातचीत हो नहीं पाई, क्योंकि ना इतनी समझ हमारे में थी ना, और माहौल भी ऐसा ही था। कॉलेज में ज़्यादा लड़कियां बात नहीं करते थे आपस में। बट यस, +1 +2 में दोनों साल रही है हमारे साथ वो। दोबारा कभी मिली? ना मतलब ही वहीं खत्म। बस वो +2 के बाद वो आई थिंक मेडिकल में चली गई या कुछ तो भी हो गया, फिर मैं अपना आर्ट्स में आ गया था, तो संपर्क टूट गया। फिर कभी ऐसा होता है कि जैसे अब आप शाहरुख के साथ भी काम करते हैं, करीना के साथ भी काम करते हैं, कि फैमिली में या घर में किसी ने बोला हो यार इससे मिलना है, या इससे कभी तू काम करे ना तो इससे मिलवाइयो? कभी मम्मी पापा ने ऐसा कुछ बोला? नहीं, मॉम डैड ने तो नहीं। और बच्चे तो ऑफ कोर्स बहन के बच्चे हैं, जैसे वो बड़ी बेटी है जो बहन की, वो डाई हार्ड फैन है शाहरुख खान की, दोनों बच्चे हैं एक्चुअली पूरे 3 बहन के बच्चे हैं, एक मेरे भाई का लड़का है, वो सब शाहरुख खान फैन है, भयंकर वाले। और पापा को ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसा कुछ उन्होंने कभी कहा हो, बट मैं 21 शूट कर रहा था, एक फिल्म की है मैंने 21, उसमें धर्मजीत है मतलब, तो वहीं चंडीगढ़ के आसपास कहीं शूट था, और पंचकुला में भाई रहता, तो मैंने उनको बोला कि चलो आपको, तो क्योंकि वो हमेशा वो डाई हार्ड फैन रहे हैं धर्मेंद्र जी के अपने पूरी जवानी में, और तो मैंने पहले बार अपने पापा को एक फैन बॉय की तरह देखा, मतलब उनकी वैन में खड़े खड़े ऐसे नज़र बचा बचा के देख रहे हैं धर्मेंद्र को, और मैं इतना कहा यार ये तो बच्चे जैसा फील हो रहा है अभी। और माँ ने अभी रिसेंटली, पता नहीं मुझे भी लगा नहीं था कि ऐसा वो बोलेंगे, तो मैं जब उनको बोला कि मैं अभी किंग कर रहा हूँ खान साहब के साथ, तो उन्होंने एक बार ऐसे ही बड़ा ही होता ना कि ऐसे सहज भाव, ये बेटा मन्ना भी मिलवाइए किसी दिन। मैंने कहा माँ आप को शाहरुख से मिल रहा? ना बढ़िया लगा मना वो। माँ ठीक है माँ, आपको मिलाऊंगा मैं। या तो मिलवाया अभी या मिलवाना बाकी? नहीं, अभी किसी दिन, क्योंकि अभी शायद शूटिंग भी हाँ थोड़ी बाहर है वो पोस्टपोन हो गई, क्योंकि मैं भी वो बाहर जा हाथ रहा में हूँ, पोलैंड में शूट चल रहा है अभी, चोट लग गई है, तो शायद उसकी वजह से भी शेड्यूल थोड़ा आगे भी शेड्यूल थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, बट अभी आई थिंक टीम पहुंच गई है पोलैंड में। तो कैसा है उनके साथ काम करना? बताने लायक नहीं है, मतलब बता नहीं सकते आप उसको इतना। जिसको भी, जिससे भी आपको पूछोगे आप दुनिया में किसी भी इंसान से जो खान साहब के साथ काम किया होगा या उनसे संपर्क में आया होगा, वो कभी भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सबको अपना अपना एक्सपीरियंस होएगा, और एक कॉमन एक्सपीरियंस ये होएगा कि अगर 100 लोग भी खड़े हैं एक गैदरिंग में, तो हर एक इंसान इस अनुभूति के साथ अपने घर जाएगा कि आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन इन दैट रूम दैट डे। आई एग्री। इसलिए हाँ, अद्भुत है वो। हमारे यहाँ एक बार उनको आना था, तो शाम का टाइम था 4 बजे का, वो सुबह के 4 बजे आए। वो सबको पता है कि वो मतलब उनका वक्त वो रहता है, तो आमतौर पे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि अभी तो मतलब मैं वेट कर रहा था, तो आपने मेरे साथ प्रैंक कर दिया कि अरे कि मेरी तबीयत खराब है। लेकिन जब वो आए, सब खत्म हो जाता है, मतलब हर आदमी को उन्होंने खुश कर दिया और सबके साथ फोटो खिंचवाई। खत्म। मतलब वहां पे आप भूल गए
कि भाई मतलब अभी जब उन्होंने बैड्स ऑफ बॉलीवुड का हाँ। फर्स्ट लुक लॉन्च किया, मैं वहां पे था। वो शायद मेरी लाइफ का ऐसा इवेंट होगा जो मतलब वन ऑफ द बेस्ट। हाँ। वो स्टेज पे फायर थे, जितनी देर रहे, हर जगह फायर हो। हर जगह। और एक मैंने खास बात उनके बारे में ये भी सुनी है कि मतलब वो कभी उनके घर चले जाओगे आप, वो आपको अपने हाथ से कुछ ना कुछ पिलाएंगे, फिर गाड़ी तक छोड़ के आएंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट फील करा देंगे। कल परसों हम किसी से जिक्र कर रहे थे कि यार वो पहले इंटरव्यूज दिया करते थे। किसी ने मुझे बोला कि वो जब इंटरव्यू देते थे ना, अगर तुम्हारे चैनल के 500 सब्सक्राइबर हैं, वो तब भी तुमको इंटरव्यू देंगे और तुमको वैसे ही इंटरव्यू हाँ। देंगे जैसे वो सबको देते हैं। तो मैंने कहा यार ये वो अद्भुत शख्सियत है। वैसा कोई नहीं, वैसा कोई नहीं है जैसे वो है। चाहे आप कितना ही औरा हो, कितना ही बड़ा कद हो आपका, कितना ही बड़ा नाम हो, वो जब होते हैं फिर वही होते हैं और कोई नहीं होता है। ये मैंने, और मैं कोई उसमें वो नहीं कि वो, मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोग, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर इंसान देखे, पर वो औरा कोई मैच नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं कि औरा दिखाया जा रहा है, पर वो है, महसूस होता है। वो जस्ट है उसको। वो कभी भी ऐसा नहीं कि मैं औरे में हूँ या मैं दिखाऊंगा कि मैं शाहरुख। वो बस घुसते हैं इस रूम में, अंदर घुस जाएंगे, ये पूरा वातावरण बदल जाएगा। और फिर हम सबको 6 के 7 के 7 लोगों को लगेगा कि मैं ही उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये अद्भुत क्वालिटी है। तो वो जब ऑफर हुई फिल्म, क्या फीलिंग्स थी? और कहीं ना कहीं एक शाहरुख खान एक ऐसा नाम है ना, मतलब हम सबके लिए इमोशन है। मैंने आपसे शुरू में क्या कहा, 2 लोगों को इंटरव्यू करने की मेरी इच्छा है, एक पूरी हो गई आज, एक बची है। थैंक यू। तो जब उनके साथ आपको आया कि यार किंग करनी है, क्या अंदर मतलब आपने बताया ना, इमोशन है वो, उसको कोई बयान नहीं कर सकता। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने कुछ कहा ऐसा कि यार एक रोल है। मैंने उनको सिंपल इतना बोला, खान साहब अगर आपको लगता है मुझे वो करना चाहिए, आप मुझे डेट टाइम बताओ, मैं आ जाऊँ। बस इतनी ही बात हुई। फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद प्रॉपर बैठ के कहानी सुनाई, वो सब वो, पर मैं तो अपनी तरफ से हाँ बोल चुका हूँ ना। आप कोई, मैंने बोला भी कि आप क्यों नहीं जरूरत है आपको कहानी बताने की, इट्स डन। आप जो बोलो। नहीं कहानी सुन, तू बैठ यहाँ। मतलब वो इकलौते होंगे इस दुनिया में, मतलब अगर वो सिर्फ होगा ना कि उनके साथ फोटो खिंचवानी है, मैं फोटो भी खिंचवाने चला जाऊंगा। बिल्कुल। मतलब वो मेरे साथ रईस में हुआ था ये। 4 दिन काम किया, कभी कोई उनके साथ उस वक्त बैठे बैठे याद भी नहीं आ रहा ना, क्योंकि आपको लग रहा है आप तो सारा दिन काम कर रहे हो, बातें चल रही हैं, खत्म हो गई, सक्सेस पार्टी हो रही थी, नहीं आई थिंक लॉन्च हो रहा था उस दिन, फिल्म लॉन्च हो रही थी, कुछ तो था। तो मैरियट में बॉम्बे में एक इवेंट था, मैं वहाँ गए हुए थे, और हो गया सब, बातें बातें हो गई सब। जब जाने लगे ना, मैंने सडनली मुझे याद आया मेरे पास एक भी फोटो नहीं। भूल जाते हो आप उनकी प्रेजेंस में कि आपको फोटो भी खींच, अरे नहीं याद आया। तो मैंने उनको बोला कि, मैंने कहा खान साहब एक, तो उन्होंने अपने हाथ से खींच के दी थी, ये लो। मेरे तो हाथ कांप रहे थे ना, तो उन्होंने, उनको समझ में आया, फ़ोन लिया। अब तो थोड़े से और करीबी ये हो गए हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, पर वो अमेजिंग आदमी। अच्छा, अब अगला क्या आने वाला है जहां हम आपको देखने वाले हैं, जो आप डिस्कस कर सकते? डेट्स का तो नहीं पता कौन सी डेट्स होंगी, लेकिन इस साल मुझे उम्मीद है कि एक फिल्म है 21, श्री राम राघवन सर ने डायरेक्ट किया उनको। एक फिल्म है हिसाब, जो कि विपुल सर ने डायरेक्ट की है। 21 में धर्म जी हैं, अगस्त्य है, मैं हूँ। हिसाब में शेफाली मैम हैं, अभिषेक बैनर्जी हैं, मैं हूँ, और कुछ अच्छे एक्टर हैं, रोहित भाई हैं, रोहिताक्ष गौड़, और फैमिली मैन सीजन 3। तो होपफुली वो भी इसी इंतजार सबको वैसे भी रहता है, और अब आपके आने के बाद तो एक एक्साइटमेंट और बढ़ गया है। अरे नहीं, हाँ एक्साइटमेंट बढ़ गया है, बट श्रीकांत तिवारी का शो है वो, आप उन्हीं के औ में रहते हो उस शो में। उनका मैंने कई बार इंटरव्यू किया, मतलब, और हर बार उनकी कोई ना कोई कमाल की फिल्म देखने के बाद किया। जोरम आई थी एक, तो फिर मैंने जोरम देखी, मतलब वो चली नहीं फिल्म, लेकिन मतलब वो कमाल की फिल्म थी, ठीक है। तो उन्होंने एक चीज बोली, बोले यार मैंने ना इतने रोल किए, यार जब चाहता हूँ ना यंग जनरेशन, तो श्रीकांत तिवारी के नाम से ही पहचान। ये होता है, मुझे लगता है इतने साल का बॉडी ऑफ वर्क में ना कहीं तो लगता है कि यार मैंने वो इतना अच्छा किए थे, इतने अच्छे किए थे, पर वो कहीं पहुंचे ही नहीं। आई एम श्योर मलाल होता हुआ कहीं ना कहीं, बट कोई बात नहीं,
वो भी उसको जोरम के लिए भी या फिर अपनी गुलमोहर के लिए भी हम जैसे लोग बैठे हैं ना, उनकी ऑडियंस हमेशा ही कम रहती है उस तरह कामों की। पर वो एक्चुअली है भी उस दर्जे का काम है कि वो सबके बस के भी नहीं है, नहीं, वो सब नहीं झेल पाएंगे, जो रेंज वो इस दर्जे का काम है। हाँ। बट श्रीकांत तिवारी भी तो कमाल है, उसमें क्या कमी है? तो इसमें आपका नेगेटिव रोल रहेगा, जी। पॉजिटिव रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ना तो अभी मनोज भाई पीछे पड़े हुए मेरे। अच्छा, एक बात बताइए, जो पाताल लोक सीजन 2 है उसमें कोई आपका फेवरेट सीन है? फिर मैं अपना फेवरेट सीन बताऊंगा। सीन नहीं है, शॉर्ट है बेसिकली। जब अंसारी की बॉडी आती है एयरपोर्ट पे, वो बहुत सही लगता है मुझे। दूसरा एक सीन है जब हाथीराम अंसारी की मौत के बाद, हाथीराम वो ब्यूरोक्रेट्स के सामने बैठा हुआ है और उसको ये साइन करना है कि अंसारी वॉज नॉट फॉलोइंग द प्रोटोकॉल एंड इट वॉज हिज फॉल्ट, एंड द वे ही इज ट्राइंग टू कि नहीं वो बहुत अच्छा प्रोटोकॉल, बट सडनली ही रियलाइज कि नो, ये ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, यू कांट डू एनीथिंग। वो जितनी बेबसी है ना, वो बहुत अच्छा सीन लगता है मुझे, मज़ेदार लगता है। इसमें एक ये भी बहुत जो एंगल की पहले वो आपके जूनियर थे फिर आपके सीनियर, वो तो ये मतलब मैंने जब किया तो मैंने कहा यार ऑफिसेज में भी ऐसा बहुत होता है। एक वो सीन जब वो पहली बार फोन आता है, उजैर का फोन उठा लेता है हाथीराम और उसको सडनली रियलाइज होता है कि ये उधर मैम नहीं है, कोई मेल बात कर रहा है, और तो ऑकवर्डनेस है ना, जो फ़ोन रखने के बाद आ गया, अंसारी फ़ोन देखता है कि ओ फ़ोन रिसीव हुआ है, और वो जो ऑकवर्डनेस है ना, वो बहुत कमाल लगती है मुझे। एक जो आपका गाड़ी में सीन है कि जब पता चलता है कि अंसारी जो है वो के है, तो फिर आप उसे कहते हैं कि तुझे 2 मिनट के लिए मैं अंसारी बुला सकता हूँ, एक मैं निखड़ू जाट आदमी हूँ। वो सीन जो है वो मतलब मुझे इतना कमाल का लगता है कि इन जनरल लाइफ में मुझसे जब कभी कोई पूछता है ना कि यार ये सिचुएशन है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं उसको वो सीन फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये देख के वो मतलब सीन खूबसूरत लिखा हुआ है। क्या होता है ना कि कुछ सीन इतने सुंदर लिखे होते हैं कि वो खराब हो ही नहीं सकते, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही मिसफिट आदमी उसमें बिठा दिया जाए, पर वो अद्भुत तरीके से सुंदर लिखा हुआ सीन है। छोटी सी बात में इतना कुछ कहे जाते हैं कि वो कमाल है। और वो इसलिए बहुत सुंदर इंटरेस्टिंग है कि बिकॉज इस झगड़े में, इस डिस्कवरी में ऑकवर्डनेस भी आ गई है, डिस्कवर भी हो गया है, थोड़ा सा झगड़ा भी हो गया है, कहा सुनी भी हो गई है। उसी सीन के एंड तक आते आते वो लाइटर नोट पे भी चला जाता है, दोनों हंसते हुए निकल जाते हैं, एंड देन यू रियलाइज दैट वाज द लास्ट टाइम दे वर टुगेदर। दैट इज द हैवीनेस ऑफ दैट सीन, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट सीन। क्योंकि अगली सुबह जब वो आता है कि सर चलो एयरपोर्ट जाना है, तो ये जाता है अंसारी की तरफ, की गेट की तरफ, वो बोलता है सर अरे वो लेट सोए हैं आप, कहाँ डिस्टर्ब कर रहे हो, और वो डज नॉट नॉक, वो वापस हंस पड़ता है, चल पड़ता। तो मुझे वो सीन इसलिए भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि वो ऐसी जगह पे है कि वो टाइमिंग ही अपने आप में शानदार है। वो मतलब आपको मतलब कुछ चीजें रह जाती हैं आपके साथ। जैसे मतलब अभी मैं कुछ सोच के नहीं आया था कि हम उस सीन के बारे में बात करें, बट वो कहीं ना कहीं मैंने बताया ना, कल परसों जिक्र कर रहा था उस सीन का। एक और जो गुलपनाग के साथ आपका था, उस पे तो बहुत वो भी अपनी पसंदीदा औरत के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। हाथीराम भी पिघल जाता है इसमें। आप कुछ तो कहते हैं कि घी सी पिघल गई, और कुछ उसको जो है कैसे हो, बस तेरी आवाज़ सुन ली तो घी सा गल गया। ये मतलब सिलसिला तो चलता रहेगा क्योंकि इतना कमाल का काम हुआ है। एंड थैंक यू सो मच, इतना वक्त आपने दिया, और फाइनली आई एम हैप्पी मैं कर पाया ये इंटरव्यू। बस मुझे बैठ के तसल्ली से बात करनी थी, चाहे वो आज होती है वो 1 साल बाद होती। हाँ लगा मुझे आज, मैंने थोड़ा प्रैंक करने की कोशिश की, पर इंसान इतने प्यारे तुम मिले ही नहीं, टस से मस नहीं है। मैं फ़ोन रख के फिर माशूक को कह रहा हूँ कि यार ये तो प्रैंक भी वर्क नहीं किया। नहीं, मुझे यही था कि मैंने कहा यार बात करेंगे ना तो तसल्ली से करेंगे। मुझे लगा अगर तबीयत खराब है नहीं, मैं खुद बहुत सारे उसमें था भाई, पिछले 2-2.5 साल से कितनी बार कोशिशें की, पर वो हो ही नहीं पा रहा था कुछ ना कुछ। थैंक गॉड ये हुआ, ये फाइनली। यस, एंड थैंक यू सो मच, प्लेजर। और एक मेरा गोल टिक हो गया है
एक बचा है, तो वो भी उम्मीद करेंगे जल्द होगा। तो बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। Thank और ऐसे ही आप एंटरटेन करते रहिए और ऐसे ही रहिए। थैंक यू, मतलब ये आई थिंक मुझे लगता है ये सबसे ज़रूरी बात है थैंक यू, कि इंसान को ऐसे ही रहना चाहिए। और दोस्तों के लिए तो खैर आप थैंक यू। शानदार हैं। तो वो था अशोक जी से मुझे सब अपडेट्स मिलते रहते हैं। अशोक Thank you कहाँ so much. दोस्त है, अशोक तो प्रभु है हमारे लिए। अब से उनका नाम प्रभु, अशोक प्रभु। अशोक प्रभु। कल ही मैं ऑफिस में बोल देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।